हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 12। कहानी का टाइटल है तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। अथर्व की पूरी रात रूहानी के ख्यालों में ही बीती। रूहानी की वजह से वो गुस्सा करना भूल गया था और अब आराम से ज़मीन पर लेटा हुआ था। वहीं रूहानी अपने कमरे में खामोश सी बेड पर लेटी हुई थी। उसे अपनी आने वाली जिंदगी की चिंता हो रही थी। जितना उसने अथर्व को देखा था और जाना था उसके बारे में, इतना तो साफ था कि वो ऐसा इंसान था जिस बहुत अपनी ज़िंदगी में उसने काफ़ी कुछ झेला हो या अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों से गुज़रा हो। अथर्व को वह ना जानती थी और ना उसकी उससे बात हुई थी। ऊपर से उसका सनकी मिजाज रूहानी को कुछ खास अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने पापा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ कर दिया। वहीं अगली सुबह सुबह के 10 बज रहे थे। ओम जी डाइनिंग टेबल के पास खड़े हुए जूस पी रहे थे और रूहानी उनके पास उनका बैग लेकर खड़ी थी। ओम जी का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा कि अभय कपूर उन्हें कॉल कर रहे हैं। ओम जी ने जूस के ग्लास को टेबल पर रखा और झट से फ़ोन को पिकअप कर लिया और खुशी से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। ओम जी की आवाज़ सुनकर अभय जी को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय। दरअसल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है अभी। ओम जी कहिए। अभय, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर ओबरॉय, मेरे परिवार की वजह से मैं आपको दुख देने जा रहा हूँ। दरअसल मेरे बेटे ने शादी के लिए मना कर दिया है। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और मैं आपके परिवार को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, इसलिए आपको सब कुछ बता दिया। अथर्व अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ साफ मना कर दिया है। उसके साथ में ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। मुझे आपके और रूहानी के लिए बुरा लग रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी बेटी को बहुत अच्छा पति मिले, बहुत अच्छे घर की बहू बने वो। अभय की बातें सुनकर ओम जी को झटका सा लगा। उनका तो दिल ही टूट गया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए थे। रूहानी अपने पापा को देख रही थी जो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। रूहानी ने उन्हें कंधों से पकड़ा और बोलते हैं, तभी ओम जी की उदासी भरी आवाज़ उसकी तरफ देख रहे थे और फ़ोन में बोलते हैं, कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी ज़िंदगी होती है और अपने फ़ैसले होते हैं। मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, समझ सकता हूँ। अभय जी को बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें पता था कि रूहानी के पापा को बहुत बुरा लगा है, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि वो अभी भी बहुत तरीके से बात कर रहे हैं। अभय जी ने गहरी सांस ली और कहा, ये हमारे बीच में जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हमारा बिजनेस वाला रिश्ता हमेशा चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। ओम जी ने हाँ कह दिया और कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन को रख दिया। अपने पापा का उदास चेहरा देखकर रूहानी बोलती है, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह उनका कॉल क्यों आया था? ओम जी उदास होकर बोलते हैं, बेटा अथर्व ने शादी के लिए मना कर दिया है, वह अभी तैयार नहीं है। ओम जी की बातें सुनकर रूहानी तो मन ही मन काफ़ी खुश हो गई। वह अथर्व से शादी वैसे भी नहीं करना चाहती थी और वही हो भी रहा था, लेकिन वह अपने पापा का उदास चेहरा देखकर काफ़ी उदास हो रही थी। उसने अपने पापा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और प्यार से बोलती है, मेरे पापा, वो मेरा पहला रिश्ता आया था। इस दुनिया में उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे लड़के मौजूद हैं और आप इस बात को ज़्यादा दिल पर मत लीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा खास आपकी बेटी होनी चाहिए। ओम जी ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर बाद वह अपने ऑफिस के लिए चले गए। रूहानी के दिल को अब जाकर सुकून मिला और वो उस सन की CEO के साथ
अपनी खूबसूरत जिंदगी को बांट नहीं सकती थी और भगवान ने भी उसकी सुन ली थी। लेकिन रूहानी को कहीं ना कहीं ये पता था कि उसके आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल इन सब से अनजान वो खुशियां मना रही थी और लड्डू के साथ मस्ती कर रही थी। वहीं कपूर एंटरप्राइजेस, अथर्व अपने कैबिन में चेयर पर बैठा हुआ था, लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। वहीं अभय अपने कैबिन के चेयर पर उदास होकर बैठे हुए थे और अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसमें रूहानी की तस्वीर को देख रहे थे। अभय ने गहरी सांस ली और कहते हैं, पहली बार मुझे कोई लड़की इतनी पसंद आई जिसे मैं अपने अथर्व के लिए उसकी वाइफ बनाना चाहता था, जिसे मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन किस्मत का क्या कर सकते हैं, अथर्व मान ही नहीं रहा। पर बेटा, मैं तुम्हारी लिए सच्ची दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, तुम्हें बहुत अच्छा घर परिवार मिले और बहुत अच्छा पति मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे, हमेशा तुम्हारा साथ दे। इतना कहकर अभय ने रूहानी की तस्वीर को लिफाफे के अंदर डाल दिया और अपने टेबल पर रख दिया। कुछ देर के बाद उसने ऑफिस के एक कर्मचारी को बुलाया और अपनी टेबल पर रखी फाइल को अथर्व को देने के लिए कह दिया। अभय का ध्यान नहीं था और कर्मचारी ने कुछ पेपर्स के साथ उस लिफाफे को भी उसी फाइल के अंदर रख डाला। वहाँ से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वो अथर्व के कैबिन के पास आया और उसे डोर नॉक करके कहता है। उसके बाद वह अंदर चला आया। उसने अथर्व की फाइल को देते हुए कहा, अभय सर ने ये फाइल आपके लिए भिजवाई है। अथर्व ने वह फाइल ले ली और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया। काफ़ी देर तक वह फाइल अथर्व की डेस्क पर ही पड़ी रही। अथर्व अपना काम कर रहा था। कुछ देर के बाद अथर्व ने उन फाइल्स को अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोला तो उसके अंदर से एक लिफाफा दिखाई दिया। अथर्व ने उस लिफाफे को अपने हाथ में लिया और उसे खोला तो उसके अंदर एक तस्वीर निकली। अथर्व ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी आंखों में वही सनक और दीवानापन छाने लगा। अथर्व को बेहद आकर्षक बना रहा था। अथर्व ने सामने रूहानी की खूबसूरत तस्वीर थी जिससे वह मुस्कुरा रही थी। अथर्व ने रूहानी को पहली बार ही इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी तस्वीर में। वो तो फिर से उसका दीवाना हो गया था। उस पर उसकी उंगलियां चलने लगी। लेकिन तभी उसे होश आया। वह सोचने लगा कि रूहानी की तस्वीर उसके ऑफिस में क्या कर रही है, और तो और उस फाइल में क्या कर रही है जो फाइल अभय ने अथर्व को भेजी। अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा अभय के ही कैबिन में चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा अभय के कैबिन में पहुँचता है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही अभय के सामने खड़ा होकर तुरंत ही उनसे कहता है और उन्हें वो तस्वीर दिखा के बोलता है, आपके पास ये तस्वीर कहाँ से आई। अभय ने अथर्व की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से पकड़ी हुई तस्वीर को देखते हुए हैरानी से बोलते हैं, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे पहुंची। लगता है उस एनवलप ने, इस एम्प्लॉय ने गड़बड़ से वो तुम्हारे पास भेज दी होगी। लाओ ये मुझे वापस दो। मुझे ये मिस्टर ओबरॉय को वापस पहुंचाना होगा। मिस्टर ओम का नाम सुनकर अथर्व काफ़ी हैरान हुआ। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने बेताबी से कहा, आप ये तस्वीर मिस्टर ओम को वापस क्यों देना चाहते हैं? लेकिन ये तस्वीर आपके पास क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है? अभय जी अपनी जगह पे खड़े होते हैं और गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, जब तुम्हें इस रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है तो इस तस्वीर का हम क्या करेंगे? उन्हें वापस कर दो। किसी की बेटी की तस्वीर अपने पास रखना अच्छी बात नहीं होती है। अथर्व को कुछ कुछ अंदेशा हो गया, लेकिन वो श्योर नहीं था। जो वो सोच रहा था तो क्या है वो सच था? अथर्व ने परेशान होकर गुस्से में कहा, आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताइए, इस तस्वीर का मेरे रिश्ते से क्या लेना देना है? अथर्व, मिस्टर ओम ने अपनी बेटी रूहानी का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था और
इसीलिए तो रूहानी की तस्वीर भी उन्होंने मुझे दी थी, जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, पर तुमने एक बार भी इस तस्वीर को देखा ही नहीं। अब तो मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है, तो इस तस्वीर का हम क्या करेंगे? अभय की बातें सुनकर अथर्व के तो होश ही उड़ गए। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लिए उसकी हनी का रिश्ता आया था, जिससे उसने बिना जाने पहचाने ठुकरा दिया था। अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और वह कुछ गहराई से सोच रहा था और तेजी से वहाँ से चला गया। अबे तो उसे देखता ही रह गया और बोलते हैं, अरे वो तस्वीर तो देखे जाओ अथर्व। अथर्व वहाँ से जा चुका था और अभय ने गहरी सांस ली और अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ गए। अथर्व तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीमती खजाना उसके हाथ से छूट गया हो, जिसे उसने खुद ठुकराया था। अथर्व के पूरे बदन में पसीना आने लगा। उसके माथे की और हाथों की नसें फूलने लगी थी। पागलपन उसके ऊपर हावी हो रहा था। वो पागलपन की वजह से इधर उधर देखे जा रहा था, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो शादी से दूर भागना चाहता था, लेकिन उसके लिए रूहानी का रिश्ता आया था, जिससे वो चाह कर भी दूर नहीं रह सकता था। अथर्व के माथे पर पसीना जमा हुआ था, जिसकी बूंदें उसके चेहरे पर भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जबकि उसे शादी में तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो रूहानी के रिश्ते से वो इतना इन्फेक्ट क्यों हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार आज अथर्व बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे फैसले ले। वह अपनी भावनाओं को खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे इन सब से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। उसे तो कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था और रिश्ते के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह रिश्ता रूहानी का था, तो अथर्व इतना परेशान क्यों हो रहा है, वह इतना बेचैन क्यों हो रहा है, यह बात तो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अब हमारे अथर्व बाबू को कौन समझाए कि उन्हें उनकी चाशनी से प्यार होने लगा है, लेकिन ये भावनाएं समझना इतना आसान भी नहीं था। अथर्व के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि रूहानी उसके पास रहनी चाहिए। क्या हो सकता है, ये अथर्व को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी रिश्तों को समझने की कोशिश ही नहीं की। काफ़ी देर सोचने के बाद अथर्व कुछ समझ नहीं पाया और वह गुस्से में आ रहा था। उसने अपनी टेबल से पानी का ग्लास लिया और पानी को अपने मुंह पर जोर से मार दिया। अथर्व के चेहरे पर पानी की बूंदें बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। रूहानी की तस्वीर उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा चुकी थी। वो किसी परिणाम तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। उससे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वह किसी को जान से मार दे। अथर्व ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा और बेहद डरावने तरीके से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे शादी से कोई मतलब ही नहीं है, तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि मेरा रिश्ते के लिए आया था उसका रिश्ता? मुझे इन सब से ध्यान देना क्यों इतना ज़रूरी लग रहा है? अथर्व यही सब सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर वह इस रिश्ते को नहीं करता है तो उसकी रूहानी की शादी किसी और से हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अथर्व बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो लड़की अथर्व की बेचैनी को दूर करती है, उसे अथर्व किसी और के साथ कैसे देख सकता है? अथर्व ने काफ़ी दूर तक सोच लिया था, इसलिए उसे गुस्सा आने लगा और उसने टेबल पर जोर से मुक्का दे मारा और बोलता है, नहीं, मेरी हनी सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और की बेचैनी दूर करने नहीं दूंगा। वो मेरे लिए बनी है, उसे सिर्फ मेरा रहना पड़ेगा। वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
इतना कहकर अथर्व के चेहरे पर एक सनक और दीवानापन साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान तो डर ही जाए। पता नहीं रूहानी ऐसे इंसान के साथ कैसे समझौता करेगी। अथर्व ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी उस तस्वीर को देखकर अचानक से अथर्व की आंखों में एक नशा सा छाने लगा और उसकी उंगलियां बेहद आकर्षक तरीके से रूहानी के चेहरे पर घूमने लगीं। अथर्व ने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और बेहद आकर्षक और सनकी मिजाज से बोलता है, हनी, तुम पहली बार जब देखा था तभी तुमने मेरे अंदर सारे तारों को हिला के रख दिया था। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है और क्या हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि तुम मेरे साथ ही रहना होगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं। और रहा हूँ मैं तुम्हें लेने, तुम्हें अपना बनाने। अथर्व को नहीं पता था कि वह जिंदगी के एक नए सफ़र पर चल पड़ा है, जिसका मतलब वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसे बस अपनी जिद पूरी करनी थी। वो रूहानी को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रूहानी उससे क्या हो गया है उसे। अथर्व ने रूहानी की तस्वीर को अपनी कोट की जेब में डाला और अपने कैबिन से बाहर चला गया। वह सीधा अभय के कैबिन में चला गया। अभय ने अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उन्होंने अथर्व को सामने देखा और अपनी दमदार आवाज में बोलते हैं। अथर्व उनके सामने आया और अपनी दमदार आवाज में कहता है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। अथर्व की बात सुनकर अभय के तो होश ही उड़ गए और वे अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। अथर्व ने बिना किसी भाव के बोलते हैं, मुझे रूहानी ओबरॉय से शादी करना है। अथर्व की बात सुनकर अभय जी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अथर्व के पास आए और उसके चेहरे को पकड़कर बोलते हैं, तुम सच कह रहे हो ना बेटा? तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस दुनिया में समुद्र का गायब हो जाना। अथर्व को आ रहा था बहुत सारा गुस्सा, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और बोलता है, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं पापा। मैंने जो आपसे कहा है वही सच है। मुझे इस लड़की से शादी करनी है किसी भी कीमत पर, और वो भी बहुत जल्द। इतना कहकर अथर्व वहाँ से चला गया। अभय को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने शादी के लिए हाँ कर दिया। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि अथर्व ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। अभय जी काफ़ी खुश थे। उन्होंने जल्दी से अवनी जी को फ़ोन किया और सब कुछ बता डाला। अवनी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो सीधा जल्दी से जल्दी कपूर एंटरप्राइजेज में आ गई अथर्व से बात करने के लिए। कुछ ही देर के बाद अभय और अवनी अथर्व के कैबिन में आ गए, जहां वह लैपटॉप पे काम कर रहा था। अवनी अथर्व के सामने आकर बोलती है, अथर्व, तुमने सब चीज़ों को मजाक बना के रख दिया है। तुमने पहले शादी के लिए मना कर दिया था और अब शादी के लिए तैयार हो। ये सब क्या चल रहा है? अथर्व, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी हरकतों से तुम कितना दुखी होते हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप भी दुखी होते हैं, बाकी किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभय अवनी को शांत करते हुए बोलते हैं, अवनी शांत हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अवनी, कैसे शांत हो जाऊं अभय? आपके बेटे को कुछ भी समझ ही नहीं आता ये क्या चाहता है और क्या करता है। इसे अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं है। अथर्व तो गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में बोलता है, आप बात को बढ़ा रही हैं माँ, जबकि मैं शादी के लिए तैयार हो चुका हूँ। अभय अपनी से बात को बढ़ा रही है, लेकिन तुमने तो बात को खत्म ही कर दिया है बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अभय जी की बातें सुनकर अथर्व हैरानी से बोलता है, आपके कहने का क्या मतलब है? अभय जी, मैंने मिस्टर ओबरॉय से कह दिया है कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है, तो अब वे लोग हमसे कोई उम्मीद ना रखें और अपनी बेटी के लिए कोई भी अच्छा लड़का देख सकते हैं। अभय की बातें सुनकर अथर्व को धक्का लग गया। वो रूहानी को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। अथर्व की आंखें लाल होने लगी। उसे बेहद गुस्सा आने लगा। उसके माँ बाप को क्या ज़रूरत थी रूहानी के
पापा को मना करने की। अथर्व ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोलता है, आप लोगों को क्या ज़रूरत थी उन्हें मना करने की? आप थोड़ा रुक नहीं सकते थे? अवनी, रुकने जैसा तुमने कुछ रखा था क्या? हमने तुमसे शादी की बात की, तुमने बिना तस्वीर देखे ही मना कर दिया। तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि लड़की वालों से कह दो कि कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि अथर्व कपूर को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हम क्या करें? अथर्व को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बेवकूफ़ होने लगा, वो पूरा बेकाबू होने लगा था। उसने गुस्से में इधर उधर देखने लगा, फिर दीवार पर अपने हाथ को बेरहमी से पीटने लगा। ये नज़ारा देखकर अभय और अवनी घबरा गए। वो दोनों अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे। वो दोनों तेजी से अथर्व के पास आए और उसे रोकने लगे। अथर्व कहाँ मानने वाला था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पर अपने हाथ से मारने लगा। अवनी को बहुत तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो झट से अथर्व के सीने से लग गई और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अपने आप को तकलीफ देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो और यही बात हम सब के लिए बहुत बड़ी है। तुम चिंता मत करो। तुमने पहली बार किसी को चाहा है, वह तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता, लेकिन खुद को तकलीफ़ मत दो। इसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है बेटा। अवनी की बातें सुनकर अथर्व रुक गया। उसने भी अवनी को कस के गले से लगा लिया, उसके कंधे पर अपना मुंह घुसा दिया और अब जाकर अभय को भी सुकून की सांस ली। कुछ देर के बाद अथर्व शांत हुआ और सोफे पर जाके बैठ जाता है। अवनी उसके पास बैठकर उसके हाथों को मसल रही थी। अभय इधर उधर टहल रहा था और गहराई से सोच रहे थे। अथर्व के सामने तो अब रूहानी का ही चेहरा घूम रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रूहानी उससे दूर जा रही है, और ये सब अथर्व से सहन नहीं हो रहा था। उसके माथे की नसें फूल कर बाहर आ रही थी, जिसे देखकर अवनी भावुक हो रही थी। उसने अथर्व के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उदास होकर बोलती हैं, बस करो बेटा, बस करो ना, अपने आप को कितनी तकलीफ दोगे। अभय उन दोनों के पास आए और बोलते हैं, हमारी जुबान की भी तो कोई वैल्यू होती है ना। पहले तो हमने ही शादी के लिए रिश्ता भेजा और फिर मना कर दिया, और अब वापस कैसे बोलूँ कुछ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अवनी, भाड़ में गई ऐसी जुबान जिसमें मेरे बेटों की खुशियाँ ना हो। आप बस मिस्टर ओबरॉय से कह दीजिए कि हम उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अभय, मेरे बेटे के प्यार में अंधी मत बनो। समझदारी वाली बातें करो अवनी। अभय और अवनी आपस में ही बहस करने लगे। तभी अथर्व बिना किसी भाव से गुस्से में अपनी दमदार आवाज़ में बोलता है, कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही कोई कुछ बोलेगा। अब जो करेगा, जो कहेगा, वो अथर्व कपूर खुद करेगा। इतना बोलकर अथर्व अपने मन में ही बेहद डरावने और आकर्षक तरीके से बोलता है, हनी, तुम्हें मैं हासिल करके रहूँगा। उसके लिए चाहे तुम किसी भी मुझे ख़त तक जाना पड़ जाए, मैं उस ख़त को भी पार कर दूंगा, और किसी को भी क्यों ना मुझे तकलीफ़ देनी पड़े, मैं सब कुछ करूंगा और तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का आज का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो, और बहुत जल्दी आप कहानी में एक ऐसा मोड़ देखने वाले हैं जो शायद आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रहे हों। तो चलिए, कहानी के बारे में अभी नहीं बताऊंगी आगे। फ़िलहाल इस कहानी को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी FM जान के साथ।